है कि वो हमारे पास क्लाइंट आया, उसने अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो है कि वो हमें दी और हम उन्हीं के ऊपर काम शुरू कर दें। हमें क्या जरूरत है उसकी केस हिस्ट्री लेने की? मैम हमें केस का पता चल सके, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो कंप्लेंट्स वो बज़ाहिर बता रहा है वही, और मतलब सब कुछ वही तो नहीं हो सकता। तो जब तक हम हिस्ट्री नहीं लेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी रूट काज क्या, इसका इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ और कौन कौन से एरियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं इसके। बिल्कुल। और Yes, ma'am. Case history is important for assessment and intervention. कि केस हिस्ट्री हमें गाइड करेगी कि सबसे पहले डायग्नोसिस एंड देन वी विल रीच अप्रोप्रिएटली एट इंटरवेंशन, उसका जो इंटरवेंशन प्लान। बिल्कुल। कोई और? मैम अगर कोई बंदा अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर कोई बंदा मतलब कोई बिहेवियर शो कर रहा है या वो उसके जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं, जैसे कल आपने बात की थी कि रूट काज किसी भी चीज का या किसी भी उसका स्ट्रेस का या जो भी उसे डिफेक्ट हो, उसका रूट काज कोई और होता है और वो हमें शो कुछ और करवा रहा होता है। इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री लेना जरूरी होती है। That's good. और एक वजह ये भी हो सकती है कि आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपने उस पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। मतलब अगर आपको कंप्लीट नॉलेज होगी तो तभी आप ये कर सकेंगे। बिल्कुल, वजहत आप भी ठीक हैं, जो अभी बोल रहे थे वो भी ठीक है। कुछ बच्चे मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं और वो भी, उनका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। वन थिंग हफ्सा, मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी स्क्रीन पे स्लाइड शो करने की, बट वो मुझसे हो नहीं पा रही हैं। वो वहां से बिल्कुल प्रोसेस होता है बट यहाँ नहीं शेयर हो रही। सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आप उसको ट्राई करें तो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बच्चों आप लोग बताओ, जिसने और बताए मुझे, कोई और आंसर करे। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम एक्चुअली मेरे ओपिनियन में ये है कि केस हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि जो भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम अभी जो है वो एक्चुअली उसकी किस स्टेज में डेवलप हुआ था, या फिर कब से उसको जो है ना ये प्रॉब्लम इनिशियलिटी कब थी प्रॉब्लम की, या फिर कब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे उसको ऐसे लगना स्टार्ट हुआ, या कहाँ पे उसको डिप्रेशन, या फिर कहाँ पर जो है ना उसका ट्रोमा उसने फेस किया या किस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हम केस हिस्ट्री तब लेते हैं कि जो क्लाइंट होता है उसका बायोडाटा हमारे पास आ जाता है और इससे ये पता चलता है कि उसकी रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम की, और वेदर ही इज कॉन्शियस अबाउट द वेदर डेट और नॉट, और ये सारे इस वजह से। बिल्कुल ठीक। और केस हिस्ट्री लेने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि इन फ्यूचर इन केस अगर वो दोबारा आपके पास आता है तो आपके पास पूरी उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो आप उसको देख के भी उसके ट्रीटमेंट में वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। That's a good point. Anyone else? अस्सलाम मैम। Yes, yes, वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कुछ बिल्कुल हो ठीक। सकता है कि जो प्रॉब्लम जो क्लाइंट हमें बता रहा है इज द इफेक्ट ऑफ अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज ग्रेटर। मींस के इंटर रिलेटेड भी होते हैं। इंटर आप ये कह सकते हो कि इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जी जी। ओके। जी, कोई और? Anyone else who wants to share opinion? इस रिपोर्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है।
अस्सलाम वालेकुम मैम। केस हिस्ट्री इसलिए भी ली जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो फैमिली में रन कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से अगर वो पेरेंट्स में हो तो बच्चों में अगर जाने के ज़्यादा खदशे होते हैं, या वो बच्चे उस डिसऑर्डर से ज़्यादा इफेक्ट होने का उनका खदशा होता है। तो सारी केस हिस्ट्री इसलिए ली जाती है कि पूरा उनका जो डेवलपमेंटल थ्रू आउट चाइल्डहुड से अभी तक उनके साथ क्या क्या उनके डेवलपमेंटल उन्होंने माइलस्टोन टाइम पे अचीव किए हैं, यानी या उनकी फैमिली में ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है जो जिससे जो ज्यादा प्रोन है वो लगने के। तो इसलिए हम केस हिस्ट्री क्लाइंट की लेते हैं। बिल्कुल ठीक, हम इसीलिए क्लाइंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं कि हमें ये पता चल सके कि जो कुछ क्लाइंट बता रहा है और वो किस कदर वर्स है और उससे उसकी लाइफ के मुख्तलिफ डोमेन्स कितने ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, फैमिली से रिलेटेड भी बताया कि फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रहे होते हैं, तो हमें उसके बारे में पता चलता है कि आया ये क्लाइंट जो है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो उसकी फैमिली में इनहेरिटेंस की वजह से है या क्या। यस, बढ़िया, बिल्कुल ठीक। और हमें उसकी सबसे इम्पोर्टेंट केस हिस्ट्री किसमें आवाज नहीं है, आई डोंट नो आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, हमें डायग्नोसिस को डिसाइड करने के लिए और फिर उसके बाद इंटरवेंशन डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट माइट बी अ फैक्टर और कंट्रीब्यूटिंग। ठीक, बिल्कुल आप सब लोग सही आंसर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड कि आपको हिस्ट्री इसके बारे में इतना कुछ जो है कि पता है कि केस हिस्ट्री एटलीस्ट लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। इनफिक्स हॉट 8, आई डोंट नो अब ये कौन है और ये कह रहे हैं आवाज तो नहीं है इसमें। किस में आवाज नहीं है? आई डोंट गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू। ओके, और फिर केस हिस्ट्री, शाहरुख का कहना है कि केस हिस्ट्री आइडेंटिफाइज एनी रेड फ्लैग्स दैट माइट बी अ फैक्टर और अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज। बिल्कुल, जब आप जो है कि हाँ बिल्कुल, स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज के हवाले से भी अच्छा रहता है। तो बेसिकली हमें केस हिस्ट्री लेना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम जान सकें डेप्थ, उस प्रॉब्लम की डेप्थ को जो इसके साथ जो है कि क्लाइंट आया है। इवन वो जैसे हम बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी जो है कि वो अच्छे तरीके से बताया कि उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो कुछ वो बता रहे हैं कि आया वही चीजें उनके साथ हो रही हैं या वो उसके अंडरलाइन कोई और कॉज है जिसको जो है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और उसके बल्कि दूसरी चीजें जो है कि उसकी जगह वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हफ्सा काइंडली ट्राई करें, मैं बहुत दफा ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे ड्राइव से यहाँ पे शो नहीं हो रही, हालांकि ड्राइव तक तो ये सारा वर्क हो रहा है, वहां से शो नहीं हो रहा है इसके ऊपर स्लाइड। आप ट्राई करो स्लाइड्स को शो करने का। आई डोंट नो ये स्लाइड्स को क्या प्रॉब्लम हो गया, लास्ट टाइम हमारी स्लाइड्स तो हो ही रही थी। ओके, चलें, केस हिस्ट्री जो है हम उसको शुरू करते हैं इसी तरीके से। ये तो फर्स्ट केस हिस्ट्री फॉर्म की फर्स्ट स्लाइड ही है जिसको भी हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप बेशक व्हाट्सएप पे भेज दें। अगर आप शेयर नहीं कर पाए तो हम अपने अपने इंडिविजुअली फोन में खोल सकते हैं, शायद वो स्लाइड से देख के हमें ज्यादा अच्छा समझ आ सके। आपका व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? जिधर अभी ये लिंक भेजा था जिससे हम सब ऑनलाइन आए हैं इधर, सो मे लेट बी मी हम वहां से। लेट मी चेक, आई थिंक मैं आपके उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। यस, मैं आपके किसी ऐसे ग्रुप में नहीं, बिकॉज मुझे इंडिविजुअली जो है कि वो शेयर हुआ है। आपके ग्रुप का नेम क्या है? बिकॉज यहाँ मेरे पास कहीं पे आपका ग्रुप शो नहीं हो रहा। हमारे ग्रुप का नेम है PSYCH.intern.3 और ब्रैकेट के अंदर है फाइनल। नो, मैं इस ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ। चलें, अगर पॉसिबल है तो आप सेंड करवा दें कि एडमिन वगैरह जो आपके कांटेक्ट। हफ्सा को मैंने किया और हफ्सा ही ये काम कर सकती हैं जो हमारी जी मैनेजमेंट हफ्सा, में। जी हफ्सा ने ही लिंक शेयर किया है यहाँ पे, जी, तो अगर उनके लिए पॉसिबल है तो प्लीज वो शेयर कर दें। मैंने हफ्सा से कहा तो है, हफ्सा इस वक्त हमारे साथ हैं कि नहीं? थैंक यू। अक्सा, अक्सा आपका नाम है ना? हाँ हफ्सा, हफ्सा हमारे साथ हैं ही नहीं इस टाइम पे।
अनफॉर्चुनेटली हफ्सा हमारे साथ है ही नहीं. लेट मी शेयर अगेन. आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, हालांकि जूम में मेरा सारा प्रोसेस चल रहा है बट स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है. मैं आज कहूंगी तैयब साहब से कि इस क्लास के बाद कि मुझे आपके ग्रुप में ऐड करें, एटलीस्ट अगर ऐसा कोई इशू हो तो मैं आपके साथ डायरेक्टली कर लूं. मैं ये देखती हूँ कि अगर जूम पे डायरेक्टली स्लाइड शेयर हो, बट वो मेरे से नहीं होगा, वो एडमिन ही करेगा, उनके जूम पे होगा. आई एम शेयरिंग ऑन फाइनल ग्रुप. ठीक है, वो कर रही हैं हफ्सा जो है कि वो शेयर कर रही हैं. ओके, थैंक यू सो मच. नहीं हो रही मेरी स्क्रीन शेयर, लेकिन हफ्सा आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर रही है. इसका मेरे टेक्स्ट आ गया. जब आपको मिले तो काइंडली मुझे बताइएगा, देन मैं स्टार्ट करती हूँ. यस मैं हूँ ना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है और आप लोगों तक मिल जाएगी. ग्रुप में आ गई है. नहीं, अभी रिसीव नहीं हुई. ओके. अच्छा फिर मुझे 2 मिनट देते हैं, मैं जरा हफ्सा से बात कर लूँ. जी श्योर. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम चल रहा है. लेकिन अभी तो हम सिर्फ एक थ्योरी पे, केस हिस्ट्री के हवाले से ही फॉर्म पे बात कर रहे हैं ना, तो हम उसको जनरली स्टार्ट करते हैं. इससे बेहतर कि टाइम हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके. अच्छा, एक बहुत ही वाइडली फिनोमेना है कि क्लाइंट की जो हिस्ट्री है, जो डायग्नोसिस है, क्लाइंट की हिस्ट्री ही में होता है. उसी की मतलब जो है कि जो डायग्नोसिस है वो क्लाइंट की हिस्ट्री ही से रिवील हो रहा होता है. आप लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि क्लाइंट की यस. जो हिस्ट्री है उसी से रिवील वहीं से हो रहा होता है. ऐसा होता है ना. गुड. यस, बिकॉज वो जो आपको ये बंद करें. जिसका माइक ओपन है ना, काइंडली माइक जो है कि वो म्यूट कर दें. माइक म्यूट कर दें. थैंक यू. थैंक यू. ओके. अब जो भी क्लाइंट आपको हिस्ट्री दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स के साथ आया है वो ठीक, अभी आप लोगों को मिल जाती हैं. हफ्सा का टेक्स्ट आ गया. जो भी मैम आ गई है. चलें, गुड. अब आप उसको ओपन कर लें. और अभी हम फर्स्ट वाले पे ही है. ठीक, मैं भी आप लोगों के ग्रुप में ऐड हो गई हूँ. से वेलकम. वेलकम. थैंक यू. ओके. अच्छा, क्या जितना भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है और जो भी आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स दे रहे हैं अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, वही प्रॉब्लम्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो आपको यही बात सिखा रही होती हैं, आपको बता रहा होता है, किसी ना किसी डायग्नोसिस की तरफ वो इशारा कर रहा होता है. थैंक यू मेहानी. ओके. और वो यही आपको बता रहा होता है कि इसको किस डायग्नोसिस या किस तरीके से लेके चलना है, क्या हमने किस एक
प्रॉब्लम को वो इंडिकेट कर रहा है, किसी एक डिसऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है कि हमने उससे रिलेटेड इंटरवेंशंस जो है कि वो डिसाइड करनी है और साइकोमेट्रिक डिसाइड करने होते हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्नोसिस होता है वो क्लाइंट तो नहीं देख रहा होता है, क्लाइंट तो अपने प्रॉब्लम्स के साथ आता है, वो आपको बोल के वो बॉटल अप होता है, इतना भरा हुआ होता है कि वो आके बस बोलना शुरू करता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे बुलवाना पड़ता है, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बस आते हैं और वो बिल्कुल बॉटल अप होते हैं और वो शुरू हो जाते हैं, ये हुआ वो हुआ, इस तरह से किया, मुझे ये फील होता है, फलाना ये बोलता है, फलाना ये करता है, मैं उससे तंग हूँ, मैं इससे तंग हूँ, मैं अपनी इन चीजों से तंग हूँ, ये मतलब वो अपनी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो ये नहीं देख रहा होता कि उसका फोकस अपने डायग्नोसिस की तरफ नहीं होता, बट थेरेपिस्ट का फोकस जो है कि वो उसके उन प्रॉब्लम के ऊपर जो वो बता रहा होता है उसमें डायग्नोसिस की तरफ होता है कि इसको मैं क्या एक डायग्नोसिस जो है कि वो इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है कि वो शो कर रही हैं और मुझे पता चले कि क्या है, ताकि मैं उस फर्दर प्रोसीजर जो है कि वो उससे रिलेटेड शुरू कर सकूं। ठीक है, और अब उसमें क्या होता है कि ये जो केस हिस्ट्री लेना है ना, ये एक आर्ट है, बिल्कुल एक तरह एक कह लें कि आर्ट है। और आप अपने क्लाइंट को जो है कि सिर्फ सुनते हो, आप उसको सुनते रहते हो। अगर आप गुड लिसनर हो तो आप बहुत सारी आपके अंदर क्वालिटीज होंगी कि गुड लिसनर जो है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से जो क्लाइंट है ना वो भी अपनी बात कन्वे कर सकेगा। हमेशा जो है कि बिकॉज क्लाइंट है ना, तो वो अगर अपने घर के किसी माहौल से इस तरह से इरिटेट होकर आएगा कि उसकी बात को कोई पूरा नहीं सुनता, अगर आप भी उसको बीच में इंटरप्ट करोगे और कोशिश करोगे कि ये अब बस कर दे, कितना बोल रहा है, चुप कर जाए और मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर करे, या मैंने ये क्वेश्चन करना है, मैंने वो क्वेश्चन करना है, तो अगर आप उसको इंटरप्ट करोगे तो आपकी एक तो रिपोर्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा, आप उसके साथ एक अलायंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, दूसरा जो है कि वो आपको गुड लिसनर नहीं समझेगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, अपने घर के अफराद जैसे उसको मिलते हैं वैसे अगर थेरेपिस्ट भी कर रहा हो तो वो एक रिफ्लेक्शन सा जो है कि वो आता है, तो वो आपके साथ फिर खुल के बात नहीं कर पाएगा। सो इन बेसिक चीजों को जो है कि थोड़ा थोड़ा सा जो है कि कह लें कि बेसिक चीजें जो है कि वो माइंड में रखना जो है कि वो जरूरी होता है। सो जो ट्रू हिस्ट्री है उसका बेस लाइन जो है वो ये होता है कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान जो है कि गुड कम्युनिकेशन रहे। जो गुड जो है कि कह लो कि जो ट्रू थेरेपी हिस्ट्री जो है कि उसकी जो बेस लाइन है वो ये होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है कि आप इसमें देखोगे कि जो एक अच्छी हिस्ट्री होती है ना, वो होती है कि जिसमें क्लाइंट जो है कि अपने आइडियाज को, अपने कंसर्न्स को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, और उसके साथ साथ जो है कि आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ रही होती है डायग्नोसिस की। तो एक ऐसी जो है ना हिस्ट्री वो बहुत अच्छी होती है कि जिसमें क्लाइंट जो है वो अपना कंसर्न बहुत शो कर रहा हो, कि जो उसको पता हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे रिलेटेड जो है कि वो ट्रीटमेंट चाहिए है। देन उसका जो है कि उसके आइडियाज जो है कि क्लाइंट के जो आइडिया है कि वो इस तरह का हो, उसे पता हो कि उसको इंसाइट है अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड जिसके लिए वो आया है, और वो उनको जो है कि इंटेलेक्चुअली भी कुछ, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्लाइंट्स होते हैं, वो इंटेलेक्चुअली साउंड होते हैं। ठीक है, और उनको वो घुमाते फिराते भी बहुत हैं थेरेपिस्ट को, और वो अपनी उसको बड़ा जो नार्सिसिस्टिक होंगे वो भी इसी तरह से लॉजिक के साथ बात करेंगे। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस, कि जो लॉजिक से आपको बड़ा वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। सो आपको ये पता चलता रहता है कि उनके थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, उनका लॉजिकल लेवल किस किस्म का है, उनके माइंड में उनके आइडियाज किस किस्म के हैं, अपने लिए, सोसाइटी के लिए किस तरह का जो है कि उनका कंसर्न है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, अपने फैमिली मेंबर से, अपनी सोसाइटी से। तो ये सब चीजें जो है कि वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होता है कि आप उस पर एक अच्छे तरीके से जो है कि डायग्नोसिस जो है वो दे सकते हो। सो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सुनते हो ना, तो उसको एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि लिसनिंग इज एट द हार्ट ऑफ गुड हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, तो गुड हिस्ट्री टेकिंग के लिए लिसनिंग की पावर जो है कि आपको बहुत अच्छा जो है कि जितना आप अच्छा सुनोगे, बैठोगे, जितने पेशेंस के साथ आप क्लाइंट को सुनोगे, उतनी आपकी जो है कि केस हिस्ट्री अच्छी जाती है। और इसके अलावा जो केस हिस्ट्री होती है ना, वो थेरेपिस्ट का और क्लाइंट के दरमियान शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस होता है, कि जैसे क्लाइंट जो है कि वो अपने एक्सपीरियंस इसी को शेयर कर रहा होता है, थेरेपिस्ट जो है कि वो उसके उन एक्सपीरियंसेस को सुन रहा होता है और ये समझ रहा होता है और ये जान रहा होता है उसका क्लाइंट के हवाले से कि वो अपनी सोशल उसकी लाइफ किस तरह की है, उसकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन किस किस्म का है। वैसे भी वो उसको जैसे वो करता था ना, वो हुरी को जैसे खेलता है हुरी के साथ, उस तरह उसके साथ खेल रहा था, वो आगे से उसको पड़ी। माइक हो गया म्यूट। रुखसाना आप अपना माइक म्यूट कर दें। आई थिंक रुखसाना ही का माइक ओपन है। यस रुखसाना, काइंडली माइक म्यूट कर दें अपना। ओके, मैंने म्यूट कर दिया आपका।
ठीक है, गलती से हो जाता है ओपन, बट काइंडली उस तरफ तवज्जो रखा करें, उसे बंद कर दिया करें क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट होती है। ओके, अब क्लाइंट जो है कि वो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो थेरेपिस्ट जो है कि वो ये बात जान रहा होता है कि उसके अपने डिफरेंट डोमेन्स में, लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में उसका इंटरैक्शन किस किस्म का है, और थेरेपिस्ट को एक तरह की पिक्चर जो है कि क्लाइंट के हवाले से माइंड में बैठ जाती है। इट्स ओके रुखसाना, और माइंड में उसके हवाले से एक पिक्चर जो है कि क्लियर आ जाती है कि क्लाइंट का अपना वे कैसा है, थिंकिंग पैटर्न्स कैसे हैं, उसकी डीलिंग किस किस्म की है, उसकी लॉजिक लेवल किस किस्म का है, उसकी अपनी मैनेजमेंट किस किस्म की है, या उसकी एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ हाई हैं, लो है, किस तरह की हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये सब बातें उसके एक्सपीरियंस के शेयर करने से एक थेरेपिस्ट जो है कि वो उसको ले रहा होता है। वजहात आप ग्रुप में देखो शेयर हो गई हैं स्लाइड्स, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि केस हिस्ट्री फॉर्म जो है कि वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है। केस हिस्ट्री फॉर्म जो है कि वो बेसिकली एक ऐसा क्लासिक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है। सईदा मिशा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक, अभी बाकी सब जो है कि और सब कंसंट्रेट करें इधर ही स्लाइड पे, ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। मैम कुछ क्लाइंट ऐसे हों जो अपनी हिस्ट्री बहुत टाइम तक देते रहते, मैं वो बता रही हूँ ना कि बहुत टाइम तक देते हैं। आप इनिशियली तो सुनना है, आपका काम ही सुनना है, और आप उनको जिस वक्त आपको लगे कि वो इररेलेवेंट जा रहे हो, आप उस वक्त उनसे कह सकते हो कि बीच में आप उनको एक दफा मतलब जो क्वेश्चंस आपने बनाए होते हैं आप उसको क्वेश्चन कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप बीच में बार बार नहीं टोको, ठीक। उनके टाइम को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है कि आप पहले उनको सुनो, उनके साथ रिपोर्ट डेवलप करो। आपको पेशेंस के साथ सुनना होगा। समटाइम तो क्लाइंट जो है वो 50 मिनट्स तक सिर्फ खुद ही बोलता रहता है। इसलिए जरूरी ये होता है कि इनिशियली जो है कि जब अपने रूल्स अपने सेशन के या अपने थेरेपी रूल्स जो है कि आप शेयर करते हो ना क्लाइंट के साथ के, या अपना पूरा एक स्ट्रक्चर उसके साथ क्लाइंट के साथ शेयर करते हो, तो आप उसमें बता, जैसे आपने फर्स्ट सेशन ले लिया, फर्स्ट सेशन में आपको लगे कि 50 मिनट्स तक वही बोलता रहा है और आपको उसने बोलने का मौका नहीं दिया, तो एंड ऑफ द सेशन जो है कि आप उससे अपना स्ट्रक्चर शेयर करते हो कि मैं आपके साथ जो है कि फुल वीकली या ट्वाइस जो है कि आपके सेशन होंगे, हमारे सेशन का टाइम 50 मिनट्स होगा या 45 मिनट्स होगा, तो 15 मिनट्स जो है कि वो या आप उनसे मतलब आप अपने ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उनको हाफ एन आवर देते हो। आप उसको उसी वक्त फिक्स कर दो कि हाफ एन आवर आपका होगा कि जिसमें आप बात करोगे, हाफ एन आवर हम इसके हवाले से सॉर्ट आउट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। हम मिलके इसके हवाले से जो है कि वो वर्कआउट करेंगे। तो इस तरह से क्लाइंट का वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट के माइंड में आपने ये डाल दिया कि उसके पास हाफ एन आवर है बोलने के लिए, और हाफ एन आवर उसी के सोल्यूशन के हवाले से आप उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई सोल्यूशन सॉर्ट आउट करोगे, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें होगा। और वो हाफ एन आवर बोले, जब आप उसका हो जाएगा तो आप उसको कह भी सकते हो कि जो है कि हाफ एन आवर जो है कि वो कंप्लीट हो गया, नाउ अब हम आपके इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई इंटरवेंशन या कोई जो है कि इसकी कोई स्ट्रैटेजीज या इस तरह से जो है कि वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो उसमें आप क्लाइंट के रिसोर्सेज से शुरू हो जाते हैं कि उसके पास क्या रिसोर्सेज है, उसकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी क्या वीकनेसेस है, वहां से फिर आप स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आई होप कि आप आंसर से सेटिस्फाई होंगे। ओके, मैं वापस आती हूँ केस हिस्ट्री फॉर्म की डेफिनेशन पे, कि ये एक ऐसा क्लासिकल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है कि जो कि आपको हेल्प आउट करता है डायग्नोसिस को, डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए या डायग्नोसिस के बारे में डिसाइड करने के लिए। ये एक सिस्टमैटिक फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होती हैं और हर चीज जो है कि ओपनली लिखी जाती है। इसमें कोई ऐसी इम्बिग्यूटी नहीं होती है, बल्कि आप इसमें ऐसे क्वेश्चंस जो है कि वो आप खुद भी उसमें एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि कोई एक ऐसा फॉर्म नहीं होगा कि जिसको आप फॉलो करो। हर फॉर्म जो होगा कि वो आपको गूगल भी करोगे तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे। हर हॉस्पिटल जो है कि हर क्लिनिक जो है कि हर थेरेपिस्ट इसको अपने ही तरीके से करता है, अपनी जो है कि कह लें कि जरूरत के अकॉर्डिंगली कह सकते हो। आपके साइकेट्रिक जितने भी फॉर्म्स होंगे तो वो साइकेट्रिक से रिलेटेड होंगे, मेडिकेशन से रिलेटेड होंगे, लेकिन उसमें कोई कंसल्टेशन से रिलेटेड बात नहीं होगी। जब आप साइकोथेरेपिस्ट की तरफ आते हो तो काउंसलर जो होगा कि वो अपने लिहाज से पूरा जो है कि उसका फॉर्म डिजाइन करेगा, थेरेपिस्ट अपने फॉर्म अपने लिहाज से डिजाइन करेगा कि उनको जो थेरेपिस्ट का लेवल होगा वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है कि वो चाहेगा कि मुझे ये चीज भी पता होनी चाहिए, सो इट शुड ऐड इन अ फॉर्म। तो जो जो चीजें वो चाहता होगा वो उसमें ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कोई एक पर्टिकुलर जो है कि फॉर्म नहीं होता, सही है। तो अगर आप ये कहो कि कोई एक चीज जो है या कोई एक फॉर्म हमें मिल जाए और इस तरह से, तो लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज मेंशन की थी
कि मैंने जो है कि जो फॉर्म बनाया आप उसी को फॉलो कर लो, और अगर आपको लगता है कि आपके पास बच्चा एक इस तरह का आया है और आपसे उससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी करने हैं उसके कंडीशन से रिलेटेड और जो आपके इसके फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो यू कैन ऐड। ठीक है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं कि आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा क्लासिकल फॉर्म होता है, क्लासिक फॉर्म है या सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि जिसमें आपको एक एक एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आप समझ सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इट इज काइंड ऑफ ग्लॉसरी। ठीक है, ये क्लाइंट की जो है कि वो ग्लॉसरी जो है कि वो हो सकती है उसके पूरे उसके बिहेवियर के लिहाज से, उसके इमोशंस के लिहाज से। ऑलरेडी बना हुआ होता है, बट ये मैं वही बता रही हूँ कि हर एक के पास डिफरेंट फॉर्मेट होगा। चीजें जो हैं कि आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। चाइल्ड की जब आप केस हिस्ट्री लेते हो तो उसमें कंटेंट इसका डिफरेंट होगा, अडल्ट की केस हिस्ट्री लोगे तो उसमें कंटेंट डिफरेंट होगा। जब आप सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर जो है या एडिक्शन के क्लाइंट के साथ केस हिस्ट्री लेते हो तो देन आप उसमें जो है कंटेंट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हो। जो जनरल फॉर्म होता है उसमें जनरल कंटेंट होगा। ठीक है, जनरल जो है कि जनरल फॉर्म के अंदर जनरल कंटेंट्स होंगे, लेकिन आप जब पर्टिकुलरली हर एक के साथ करना शुरू करोगे तो अपने उसके मुताबिक ऐड करते जाओगे, उसको और इलेबोरेशन की तरफ लेके जाओगे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं किसी के भी फॉर्म को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर फॉर्म गलत है, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि उसकी इलेबोरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ओके, अब इसके साथ साथ जो है कि पर्पस जो है हिस्ट्री टेकिंग या इंटरव्यू का जो है कि वो क्या है, जैसे हमने सबने पहले भी इस चीज को शेयर भी किया कि और इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इवेलुएट करने में, या पर्सन के जो मेंटल इलनेसेस होती हैं या मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है कि हमें ये पता चलता है कि हमने उसकी क्या इवेलुएशन करनी है, उसको इवेलुएट करने के लिए और उसकी असेसमेंट करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है कि वो होता है। और इवन जो है कि ये क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का भी वे होता है कि आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो आप जो है कि इस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, इसके बाद जो है कि आप अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो क्लाइंट से, जिसके बेस पे आप उसको इंटरवेंशन जो है फैसिलिटेट कर सकते हो, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस को, और उसकी बेस पे आप एक प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है कि वो दे सकते हो। जो है कि प्रोविजनल डायग्नोसिस को हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है। प्रोविजनल डायग्नोसिस आप इस वजह से कह सकते हो कि एक तरह का टेंटेटिव जो है कि डायग्नोसिस होगा कि जो आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्लाइंट ने दी हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके माइंड में आता है कि शायद क्लाइंट जो है कि वो एंजाइटी का क्लाइंट है या डिप्रेशन का, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, मतलब मिलते जुलते हो रहे होते हैं, उनके साइन सिम्टम्स कुछ मिलते जुलते होते हैं, बट उसमें माइनर मतलब कह लें कि मेजर डिफरेंस भी होता है। और इवन स्ट्रेस जो है कि समटाइम्स स्ट्रेस को एंजाइटी के साथ को रिलेट किया जा रहा होता है। तो सो एक तरह का ऐसा प्रोविजनल डायग्नोसिस आप दे देते हो, एक टेंटेटिव सा डायग्नोसिस डिसाइड कर लेते हो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कि जो कि आप इंटरव्यू के दौरान जो है कि आप लेते हो। ओके, अब डायग्नोसिस क्या होता है, हम इसमें यूज कर रहे हैं बहुत टर्म, डायग्नोसिस करते हैं हम, डायग्नोसिस के लिए हम इतनी चीजें जो हैं कि वो कर रहे होते हैं। तो सो डायग्नोसिस है क्या? क्लाइंट की जो है डायग्नोसिस जो होता है कि वो किसी भी डिजीज या इंजरी के कॉजेज को या उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टमैटिक इवेलुएशन की जाती है। और ये जो सिस्टमैटिक इवेलुएशन होती है ये मेडिकली भी की जाती है और इसको साइकोलॉजिकली भी किया जाता है। इवेलुएशन से मुराद जो है कि यहाँ पे असेसमेंट भी है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल जो है कि वो यूज करते हो किसी भी क्लाइंट के हवाले से, जो है कि जो भी वो प्रॉब्लम लेकर आ रहा है उसके कॉजेज की डेप्थ तक पहुंचने के लिए आप जो असेसमेंट टूल यूज करते हो, फिर उसके बाद जो आप एक कम्प्रीहेंशन रिपोर्ट सी बनाते हो उसकी बेस के ऊपर और एक टेंटेटिव सा डायग्नोसिस डिसाइड करते हो। तो आफ्टर असेसमेंट तो उसका बिल्कुल ही जो है कि फाइनल डेफिनेट डायग्नोसिस जो है कि वो बन जाता है। लेकिन उससे पहले जो है कि जो आप असेसमेंट करने से पहले जो काम करोगे तो वो मतलब असेसमेंट से पहले जो आपके पास एक वर्बल कलेक्शन होगा डाटा का, वो जो है कि उसकी इवैल्यूएशन वो एक डिफरेंट है। ये एक मतलब जो है कि इवैल्यूएट करोगे इसको सिस्टमैटिकली उन सारे प्रॉब्लम्स को असेसमेंट के थ्रू, साइकोलॉजिकल जो है कि टूल्स के थ्रू,
और अगर कोई इस पर्सन के साथ कोई फिजिकली इशू है कि जैसे हार्ट रेट बहुत समटाइम क्लाइंट कहता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और या बीपी का है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो आप उसका मेडिकल भी कराओगे, उसका बीपी भी चेक कराओगे, वो भी मॉनिटर करोगे। अगर कोई शुगर का क्लाइंट है और साथ में उसको डिप्रेशन भी है तो आप उसकी शुगर का भी करवा सकते हो कि इधर, बिकॉज अब बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि कोरिलेट कर रहे होते हैं ये फिजिकल सिम्टम्स जो है कि उनके डिप्रेशन के साथ और एंजाइटी के साथ। सो मेडिकल भी इवैल्यूएशन की जाती है और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जाती है, असेसमेंट की जाती है, और फिर कॉज को और उसकी जो रीजंस हैं और उसकी जो नेचर है डिजीज की, या कोई भी किसी इंजरी की वजह से जो है कि जैसे हेड ट्रॉमा की इंजरी हो जाती है, या फिर ट्रॉमेटिक इवेंट्स ही से जो है कि ब्रेन काम करना जो है कि वो पहले की तरह काम नहीं कर पाता, या एक्सीडेंट होते हैं तो उसकी वजह से जो है कि कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, साइकोलॉजिकल मेमोरी लॉस हो रही है, या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसके कोई असर पड़ा है, और या मतलब इस तरीके से दूसरी जो है कि वो इंजरीज या एक्सीडेंट्स जो है कि वो हो सकते हैं। तो सो डायग्नोसिस के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है उसकी एक डिसाइड करने के लिए कि उसको है क्या, और उसकी रीजन और उसकी नेचर को जो है कि इस तरीके से असेस करने के बाद हम एक जो नाम देते हैं उसको हम डायग्नोसिस कह रहे होते हैं कि इस पर्सन के साथ जो है कि ये प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है उसको हम डायग्नोसिस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब डायग्नोसिस की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स जो है कि वो डायग्नोसिस की होती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है कि वो आप अपने डीएसएम के हर डिसऑर्डर के एंड में पढ़ोगे भी, हर डिसऑर्डर के एंड में होगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है कि वो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट आया है और उसको एंजाइटी भी है, और वो एंजाइटी का क्लाइंट है, और वो आपको ये कहता है कि मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, मेरी हार्ट बीट तेज होती है, या मुझे जो है कि चलिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि अगर एक क्लाइंट जो है कि वो आपके पास आता है और कहता है कि मुझे ना क्लोज प्लेसेस पे जाने से डर लगता है, तो फौरन आपके माइंड में क्या आएगा कि इसको कोई फोबिया है। या सबसे पहले वाला जो मेरा माइंड होगा, फॉर एग्जांपल मैं हूं वहां पे एक थेरेपिस्ट, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा अच्छा इसको डर लग रहा है, तो दैट मींस इसको फियर का एलिमेंट, और फियर जो है कि वो तो सिम्टम है एंजाइटी का, तो मुझे लगता है इसके साथ एंजाइटी है। फिर आप उसको मजीद जो है कि वो पूछते, वो आपको मजीद बता रहा है कि मुझे क्लोज प्लेसेस पे बड़ा खौफ आता है, कि मैं बंद जगहों पे नहीं जा सकता, या मैं वॉशरूम का भी जाऊं तो वॉशरूम का डोर भी फुली बंद नहीं कर पाता, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं बंद ना हो जाऊं, मैं एलिवेटर में मूव नहीं कर पाता, मैं पब्लिक प्लेसेस में वॉशरूम्स को यूज नहीं कर पाता, मैं कमरे की कुंडी लगाते हुए मुझे डर लगता है। तो सो आपका माइंड जो है वो क्या जा रहा है, आपका माइंड उसको आगे आगे जो है कि उसका देखता जा रहा है ना, वो भी इवैल्यूएट कर रहा है कि क्लाइंट को जो है कि स्पेसिफिकली कोई फोबिया है, कि उसको क्लोज प्लेसेस से बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है। आप उसको जो है कि अब फोबिया है, स्पेसिफिक फोबिया हो रहा है इस तरह, तो अब उसके साइन और सिम्टम्स भी इसी तरीके से हैं। देन आप वो देखते हो कि जनरलाइज एंजाइटी जो है कि उसके अंदर भी फियर आ रहा है या इस तरह की चीज, और वो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी बता रहा है कि जहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, ये फोबिया नहीं है, बल्कि ये तो मुझे लग रहा है कि कोई जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, कि इसको हर जगह से खौफ आ रहा है, इसको हर जगह जाने से हो रहा है। सो अब जो भी इस तरह से डिसऑर्डर्स आते हैं कि जिनके साइंस और सिम्टम्स जो हैं कि किसी हद तक एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो उनको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लेते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी सिम्टम से वो वेरिएट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। सो हम उनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिख देते हैं, बिकॉज अभी आपके पास जो है कि फुली इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि आप जिसकी बेस पे उसको फाइनल डायग्नोसिस दे सको, बल्कि आपको साइंस एंड सिम्टम्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते लग रहे हैं, तो आप उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिखते हो। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है कि वो डिफरेंशिएट करता है मल्टीपल जो उनके अंदर का आते हैं, मल्टीपल जो पॉसिबल अल्टरनेटिव जो है कि कह लें कि सिम्टम्स होते हैं, वो एक जो प्रेजेंटिंग जो है कि जो उस प्रॉब्लम के साथ आ रही होती हैं उनमें साइन और सिम्टम्स मिलते जुलते नजर आ रहे होते हैं। सो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है कि वो देते हो। प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है कि वो होता है कि जो भी क्लाइंट आपके पास आया और जो आपके साथ उसने अपनी बयान की है, जो क्लिनिकल इंप्रेशन आ रहा है, यानी कि जो कुछ उसने आपके साथ सेशन के अंदर बैठ के बोला है अपने हवाले से, आप उसकी बेस के ऊपर एक जो उस वक्त एक टेंटेटिव सा डायग्नोसिस देते हो, वो प्रोविजनल जो है कि डायग्नोसिस होता है। ठीक है, और ये जनरल डायग्नोसिस भी जो है कि आप इसको कह सकते हो। डेफिनेटिव डायग्नोसिस वो होता है कि जब आप होल उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हो, आप केस हिस्ट्री ले लेते हो, आप उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेते हो, आप उसकी असेसमेंट टूल्स जो आपने करने होते हैं वो कर लेते हो, बाद जो एक कोई पूछना चाह रहा है या फिर किसी का माइक एक्सीडेंटली ऑन हो गया है।
ठीक है, तो जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होगा वो फाइनल डायग्नोसिस होगा, जिसमें आप अपना पूरा वर्कआउट करके जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सी रिपोर्ट बनाते हो और फिर उसकी बेस पे आप इंटरवेंशंस को या थेरेपी जो है कि वो डिसाइड करते हो कि इस क्लाइंट के साथ क्या हमें इंटरवेंशन करना और ये किस डायग्नोसिस में आ रहा है, किस डिसऑर्डर के अंडर आ रहा है। तो जो फाइनल आप डायग्नोसिस लेते हो उसको हम डेफिनेटिव जो है कि डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स। हमने कहा ना कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें साइंस और सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं। तो साइंस और सिम्टम्स होते क्या हैं, तो बेसिकली उनकी डेफिनेशन क्या है। अब साइन क्या है कि ये जो चेंजेस क्लाइंट के अंदर आ रही होती हैं और उसको वो एग्जामिनर जो है वो या थेरेपिस्ट जो है कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आया है और उसका फेस जो है उस पर बहुत ज्यादा सैडनेस है, ठीक है, अब वो बैठा चेयर के ऊपर बहुत रेस्टलेस होके बैठा हुआ है। समटाइम तो क्लाइंट बिल्कुल एज पे आके बैठते हैं और समटाइम ऐसे होता है कि लग रहा होता है बस कुर्सी में धंसा हुआ है, सुस्ती का मारा हुआ, कंधे नीचे हैं, ठीक है, और कंधे झुके हुए हैं और आंखें झुकी हुई हैं, मुंह एक तरफ मतलब न्यू टिल्ट होके अपना सर उसने रखा हुआ है, लेफ्ट या राइट टिल्ट है, और हैंड्स उसके बड़े उसमें क्लमसी टाइप जो है कि उसकी इस तरह से जो है कि उसके जेस्चर्स हैं ये सारे। तो ये आप जो चीज आपको नजर आ रही है ना, जो उसकी बॉडी में चेंजेस नजर आ रही है और एक जो है कि थेरेपिस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा है ना, उसको हम साइंस कहते हैं। साइन है ये, उसका साइन है कि वो इस तरह से बैठा हुआ था, उसकी टोन में बहुत इरिटेबिलिटी थी या टोन बहुत स्लो थी, या इस तरह से था कि उसके बात करने के अंदाज में ऐसे लगता था कि वो रो रहा है। तो ये सब वो साइंस हैं, ठीक है, इसको हम साइन करते हैं, कहते हैं कि जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग अपने घर में बैठे हुए लोग अपने घर में भी हो ना, तो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो अब घर में बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, जब आप आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो आपको दूसरे पर्सन के फेस के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आते हुए नजर आ रहे होते हैं, उनके आई एक्सप्रेशन में, उनके फेस के एक्सप्रेशंस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, समटाइम गुस्से में, समटाइम काम होके, समटाइम जो है कि किसी तरह से इरिटेबिलिटी जो है कि उसके साथ या रेस्टलेसनेस के साथ। तो ये जितने भी साइंस नजर आ रहे होते हैं, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, दैट इज अ साइन। और सिम्टम्स होती हैं सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, जो कि क्लाइंट्स ही जो है कि वो बताता है, हम उसी से ही जो कुछ क्लाइंट बता रहा है उसी को थ्रू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है कि वो ये होती है कि जैसे क्लाइंट बता रहा होता है कि मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है, वो हमें उसकी हार्ट बीट जो है कि वो तेज होती हुई दिखाई नहीं दे रही, हम उसे फील कर सकते हैं, वो हमें बता रहे हो। हम उसे फील कैसे कर सकते हैं कि हम उसकी नब्ज पे हाथ रख के देखते हैं। एग्जैक्टली उम्मे हानी, हम MSc भी जो है कि वो आगे करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको भी हम डिटेल में करेंगे, इसी तरह से होता है, बट ये इनिशियल पॉइंट है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो और या फिर वो कहता है कि मुझे नौजिया की फीलिंग हो रही है, मुझे पेन हो रहा है। तो ये जो उसकी बॉडी के अंदर चल रहा है, जो जिसको हमारी आंख नहीं देख रही है बट हमें क्लाइंट बता रहे हैं, तो जो उसके अंदर चल रहे हैं, जो सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है कि वो अपने वर्ड्स के थ्रू हमें बता रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि वो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जैसे जो है कि अब वो आके कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे काफी दिनों से जो है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, और इसके मुझे थकन बहुत ज्यादा महसूस हो जाती है, मेरी बॉडी नम हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो उसकी बॉडी के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं क्लाइंट्स रिकॉर्ड। क्लाइंट रिकॉर्ड जो है कि वो क्या होता है कि क्लाइंट रिकॉर्ड जो है ये भी एक उस तरह से कह रहे हैं कि परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह से हिस्ट्री फॉर्म है इसी तरह से एक परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है कि जो कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है कि उसके अंदर लिखी जाती है, उसकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो आप एक एंड में एक फाइल बनाते हो, उसके अंदर उसकी केस हिस्ट्री डालते हो, उसके साथ उसकी असेसमेंट की जितना आपने असेसमेंट की होती है, अगर आपने उस पर IQ किया है, उस पर एप्टीट्यूड टेस्ट किया, उस पर वोकैबुलरी टेस्ट किया है, उस पर पर्सनैलिटी टेस्ट किए हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जितनी भी मतलब टूल्स जो है कि वो किए हैं, तो उन सब की टेस्ट की जो है कि फोटोकॉपी या ओरिजिनल होती है उस फाइल के अंदर लगा होता है। उसके साथ साथ उसके अंदर जो है कि आपके सेशन स्ट्रक्चर का एक पेज लगा होता है, क्या वो उसके आपने कब कब उसका सेशन लेना है, जिस दिन उसका सेशन हुआ है आपने क्या उसके साथ डिस्कस किया, उसकी एक समरी उस स्ट्रक्चर पेज के ऊपर लिखी जाती है। समरी ऑफ द सेशन स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें आप उसकी समरी को लिखते हो, डेट को मेंशन करते हो, और फिर उसके बाद कि आपने क्या इंटरवेंशन यूज की थी वो सारा लिखा जाता है। तो वो एक फाइल होती है कि जिसके अंदर क्लाइंट का सारा डाटा जो है कि वो मौजूद होता है। इवन ये रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज होता है, बट ये क्लाइंट के कॉन्सेंट से ही आप यूज करते हो रिसर्च पर्पस के लिए, कि अगर आपको डिप्रेशन के क्लाइंट पे कोई रिसर्च करनी है और आपके पास क्लाइंट की जो है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन डिप्रेशन से रिलेटेड है, सारे प्रॉब्लम्स डिप्रेशन से रिलेटेड है, सो आप इसको एज अ रिसर्च पर्पस यूज कर सकते हो कि इसको एज अ डाटा लेके अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो आप कर सकते हो इसको। बट ये फिर ये होता है कि क्लाइंट के कॉन्सेंट से करना होता है।
अच्छा, जब आप केस हिस्ट्री लेना शुरू करते हो ना, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं या जनरल प्रिंसिपल्स कह लें या जनरल रूल्स कह लें कि उनको माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है कि वो आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि वो एथिक कह लें कि बेसिक एथिक ही जो है कि आपका कॉन्फिडेंशियलिटी जो है कि वो है, इसको आप प्राइमरी एथिक्स कह लो, वाइटल कह लो, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो आपके पास कोई बच्चा आ रहा है, ठीक है, अगर कोई आपके पास बच्चा आ रहा है तो आप मतलब जो है कि जो जिनको मैंने पहले पढ़ाया उन्हें तो इस बात का आइडिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई बच्चा आता है और आप उठ के बड़ा उसमें शो करते हो कि बच्चा आया तो मैं हैंडशेक करूं, तो हर बच्चा फ्रेंडली नहीं होता, वो आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा, इवन वो शायद आपकी तरफ देखे भी नहीं, देख के नजरें घुमा ले और वो मदर या फादर की टांग के साथ जो है कि वो बिल्कुल ही चिपका हुआ होगा और आपको या तो झातियां मार रहा होगा, पीछे से यूं करके देख रहा होगा। ठीक है, तो इतना फ्रेंडली नहीं, तो कुछ बच्चे बहुत फ्रेंडली होते हैं। सो आप ये ना ट्राई करो, बिल्कुल आपकी बेइज्जती हो जाती है इस तरह से कि आप उनके साथ जो है कि बस हैंडशेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो पेरेंट्स के सामने भी मतलब ये करने की कि मेरी किसी ना किसी तरह से जो है कि ये बात हो जाए कि मेरे से वो हैंडशेक कर ले, तो मुख्तलिफ जो है कि बातों से उसको इंगेज करके उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो इस तरह से ऐसा जो है ना कि इस तरह से इम्प्रेशन इतना अच्छा नहीं पड़ता। ऑनेस्टली स्पीकिंग पेरेंट्स के ऊपर भी नहीं होता कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमें तो इग्नोर करी थी, सिर्फ बच्चे के साथ बातचीत करने की कोशिश करी थी, इवन कि उन्हें तो अभी हमने कुछ बताया ही नहीं था कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई बच्चा आया है तो आप वेट करो कि उसके पेरेंट्स आपको क्या बता रहे हैं उस बच्चे के लिए। सो आप उस बच्चे को ऑब्जर्व करते रहते हो जब तक कि जो है कि वो सेशन में मौजूद है, आप उसको ऑब्जर्व ही करते रहते हो। तो आपकी फर्स्ट 2-3 सेशन बच्चे के साथ जो है ना कि ऑब्जर्वेशन ही पे जाते हैं कि आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको फ्री बिल्कुल टाइम देते हो सारा। लेकिन अब अगर आपके पास कोई अडल्ट आ जाता है, अडल्ट अपनी मर्जी से आते हैं या फिर पेरेंट्स लेकर आते हैं। कुछ अडल्ट ऐसे होते हैं कि मतलब कह लें कि ये वेरी करता है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये वेरी कर रहा होता है। वो क्लाइंट के जिनको अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड इंसाइट होती है और वो चाहते हैं कि उनका ये प्रॉब्लम हल हो, तो वो खुद अपनी मर्जी से आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि अपने पेरेंट्स, जिनको पेरेंट्स लेकर आ रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके साथ ऐसा इशू कोई नहीं है, बस इनके पेरेंट्स को, इनकी फैमिली को लग रहा है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है इस तरह से, तो वो उनके साथ आपको थोड़ा रिपोर्ट बिल्डिंग करनी पड़ती है। लेकिन आपको सेशन अडल्ट के साथ बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली लेना होता है। पेरेंट्स से आपने पूछ लिया कि अच्छा वो क्या क्या प्रॉब्लम के साथ उन बच्चे को लेकर आए हैं या अडल्ट को जो है कि वो लेकर आए। अब आपने जो 15 ईयर्स से लेके अब आप जितने भी होंगे वो आप लोग हैंडल करते हो अडल्ट्स के अंदर, लेकिन कुछ ये वेरी भी करता है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी हैं जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, वो 18 ईयर से स्टार्ट होता है। तो बच्चा अगर आपके पास 15 साल का आया या 14 साल का आया और उसके अंदर जो है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर में जाएगा ना। ठीक है, तो आपने ये चीज जरूर देखनी है, इसके ऊपर केयरफुली अपनी फोकस रखना है कि बच्चा किस एज के साथ आ रहा है और किस प्रॉब्लम को वो लेकर आ रहा है, तो वो क्या अडल्ट में आ रहा है या फिर जो है कि वो बच्चों के उस कैटेगरी में आ रहा है। सो आपको ये चीजें जो है कि वो वहां पे देखनी होती हैं। ठीक है, और फिर साथ ये कि आपने इंश्योर करना होता है अगर अडल्ट है या फिर जो पेरेंट्स के साथ भी बच्चे आते हैं ना, उनको आप फर्स्ट सेशन में बच्चे हैं या पेरेंट्स के साथ जो है कि आपके मतलब टीनेजर्स आती हैं ना, वो भी एक तरह से तो बड़ी ही होती हैं टीनेजर्स जो है कि उनको अच्छी खासी सेंस होती है, और तो वो अगर आते हैं तो आप उन्हें ये बताते हो, उनके साथ जो है कि उनको ट्रस्ट का एलिमेंट जो है कि उनके साथ एक कह लें कि थेराप्यूटिक अलायंस बनाने के लिए आप उनको कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से बताते हो। आप उन्हें कहते हो कि जो कुछ भी आप मुझसे कहोगे ना, वो मेरे और आपके दरमियान ही रहेगा, और वो आपके मर्जी के बगैर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं बताऊंगी, आपके फैमिली मेंबर में से किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी अनटिल अनलेस कि आप मुझे खुद इस बात के लिए अलाउ ना करो कि अगर मुझे किसी से बात करनी होगी तो मैं आपके कॉन्सेंट से ही करूंगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसको माइंड में रखना होगा कि अगर जो है कि क्लाइंट पहले ही सेशन में आपको आके बार बार ये बात कह रहा है कि मैंने अपने आप को मार लेना है, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे बिल्कुल भी इनके साथ नहीं रहना, मुझे वापस ही नहीं जाना, आप मुझे कोई इंजेक्शन ही लगा दे, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आपको उस केस में उस क्लाइंट से इस बात की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि अच्छा कि मैं आपकी फैमिली मेंबर को बताऊं, क्योंकि इससे वो ऑफेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको बताते हो कि देखें आपका मैटर ऐसा है कि मुझे आपकी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है। और साथ में आप जो है कि हम इसको आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे कि सुसाइडल जो है कि रिस्क और ये सारी चीजें हम आगे भी इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री में इस यहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल या रूल्स है यहाँ पे एक है इस तरह का कि आपको उसमें बताना होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप फिर उसको यहाँ पे बोलोगे कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो नहीं करोगे और आप उसके किसी फैमिली मेंबर को इस मामले में इन्वॉल्व करोगे, बट वो फैमिली मेंबर जिसको आप प्रेफर करोगे। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं आपकी मदर से बात करूं, आप चाहते हो आपके किसी सिबलिंग से बात करूं, या अगर आप चाहते हो कि आपके किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करूं। अक्सर ऐसे क्लाइंट्स ना जिनका ब्रेकअप हुआ होता है वो इस तरह से बहुत ज्यादा, और इसको लव सिंड्रोम, लव ट्रोमा सिंड्रोम कहते हैं, लव ट्रोमा सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट्स जो होते हैं ना बड़े हाइपर हुए होते हैं, मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया और अब मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा और मैं किस तरह से हूँगा, और ये मेरे लिए तो बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और इस तरह के मतलब स्टेटमेंट्स जो है कि वो आती हैं, मैं फैमिली में नहीं बैठ सकता, सब मुझे कहते थे तुम तो ये बोलते थे वो बोलते थे, वो तो तुम्हें छोड़ के चली गई है। सो ऐसे क्लाइंट्स जो है ना उनका सुसाइडल रिस्क जो है वो हाई हो जाता है। सो आपको उन्हें इस बात पे राजी करना होता है, कन्विंस करना होता है, और इस बात पे उनको कहना होता है। अगर वो ये कहते हैं कि हम नहीं, आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, देन आप वहीं पे उस सेशन में उससे श्योरिटी लोगे कि वो अपने सुसाइडल रिस्क का जो है मतलब सुसाइडल ये जो थॉट है या अटेम्प्ट है उसको रिवाइज नहीं करेगा या उसको रिपीट नहीं करेगा, वो आपसे बात करें। किसी के एक मतलब क्लाइंट यहाँ पे थेरेपिस्ट होगा कि वो इमीडिएटली इंटरवेंशंस के ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो ये वेट नहीं करेगा कि उसकी होल केस हिस्ट्री कंप्लीट हो तो तब जो है कि उसके ऊपर बात करें, बिकॉज क्लाइंट में है तो थेरेपिस्ट को इमीडिएटली यहाँ पे डिसीजन लेना होगा और इमीडिएटली उसको जो है कि सुसाइडल इंटरवेंशंस की तरफ आना होगा और उसको अपने हाथ से बातचीत करनी होगी। बिकॉज जो क्लाइंट है जो आपके पास बैठा है उसकी बॉडी जो है कि वो कर रही है कि वो कितना इंटेंस जो है कि इसमें जो वो बोल रहा है उसके बोलने से उसके जो वो रिवील कर रहे हैं कि वो कितना सीरियस है अपने इस मैटर से रिलेटेड। सो थेरेपिस्ट जो है कि वो जंप अप करेगा और उसके साथ जो है कि डायरेक्टली और उसके फौरन ही के फौरन वो खुद बातचीत करेगा और कन्विंस करेगा कि ठीक है, आई एम हेयर टू लिसन यू, मुझे अपनी सारी बात बताओ, और अगर ठीक है कोई चला भी जाता है तो क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में वो खुश होगा, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार होगा, तुम्हारे चले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। लेट मी म्यूट हर अगेन, इससे मैं भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। ठीक, तो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं हम उनके हवाले से क्लाइंट को कन्विंस करते हैं। यहाँ पे मोहम्मद फहीम, किक मारो क्या होता है, यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, हम कहाँ पे थे, जनरल रूल्स हमारे कहाँ चले गए। ओके, नो इशू। ओके, हाँ सही। तो यहाँ पे फिर आप उसको जो है कि करोगे, दूसरा जो है कि आप उसकी सेफ्टी को इंश्योर करोगे। ठीक है, उसकी जो है कि सेफ्टी को आप इंश्योर करोगे कि आप उसे कहोगे कि वो सेफ है। ठीक, और अपनी जो भी वो बात कर रहा है उस बात को पूरी जो है कि कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो है कि वो यहाँ पे हैंडल किया जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ओके, सो एक तरह का उसका ट्रस्ट अगर आप पे डेवलप हो जाता है ना तो दैट्स वेरी गुड।
कि अगर उसका ट्रस्ट ही नहीं आप पे होगा ना, तो वो आपको कभी भी अपने हवाले से कुछ खुलकर नहीं बताएगा और वो इसी बात पे अटका रहेगा। सो आपने सबसे पहले उसके एम्पैथी जो है कि उसका वो देनी है उसको कि तुम जो कह रहे हो अपनी जगह ठीक हो, लेकिन इससे दुनिया खत्म हो जाती है क्या? या फिर आप उससे इस तरीके से बात करो कि क्या ऐसा कुछ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना इन जो सुसाइड करने का क्लाइंट्स होते हैं उनसे ये पूछा जाता है, जो रिसर्च पे एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कुछ भी नहीं रहा जिंदगी में कि जिसे तुम कर सकते हो या जिसकी वजह से तुम खुद को इस काम से रोक सकते हो? कोई एक ऐसा काम हो जिसकी वजह से तुम सोचो कि तुमने अभी जीना है, तो वो उसके क्या आप कर रहे हो, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो, आप उसको पॉजिटिव डाइवर्जन की तरफ लेके जा रहे हो और आप उसको लीड कर रहे हो दूसरी तरफ, ताकि वो अपनी थॉट्स को जो है कि वहां से अल्टरनेटिव्स की तरफ जाए और जिंदगी की तरफ लौटना शुरू करे और अपने आप को समझना शुरू करे, अपनी चीजों को समझना शुरू करे, अपने सिनेरियो को अंडरस्टैंड करे कि हाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं, कि बाकी सब कुछ तो खत्म नहीं हो गया, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसके लिए मुझे जीना है। ठीक है, फिर उसमें वो खुद से बोलना शुरू करेगा। अगर खुद नहीं बोलता तो क्लाइंट थेरेपिस्ट जो है कि वो हिंट्स दे सकता है, क्योंकि उसको उसको वहां से लेकर आना, उस कंडीशन से निकालना है। सो सेफ्टी की इंश्योरिटी उसको देते हैं कि उसको सेफ इन्वायरमेंट देते हैं, उसको एम्पैथी देते हैं, और इसमें थेरेपिस्ट की अपनी जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है, जब मेरे पास यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आती थी इंटर्निस, तो हमारे पास एक केस आया था डीएचक्यू में, लव ट्रॉमा सिंड्रोम ही था, वो बॉय था और मैट्रिक का स्टूडेंट था, और क्लास फेलोज के साथ उसका जो है किसी तरीके से इसका वन साइडेड लव था। जब उसने उस लड़की को बताया तो उस लड़की ने बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन शो किया, और उसने इसको जो है कि अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स के साथ जो है कि फिर पेरेंट्स तो देखें वो तो लेते हैं इस तरह से एक्शन, अगर कोई भी इस तरह से बॉयज हों, फ्रेंड्स के सामने उसकी इंसल्ट हो गई तो बहुत ज्यादा डिसहार्ट था। जब मैंने अपनी हमने इनिशियल उसके साथ सारा कुछ करके मैंने उसका एक सेशन खुद से लिया, फिर मैंने उतनी इंटर्नशिप की जो मेरी इंटर्निस थी उनसे मैंने कहा कि आप इनसे बातचीत करो, इसको इंटरवेंशन दो, इसको रिलैक्स करो, इसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है कि मतलब रिलैक्सेशन कोई इसको ना एक्सरसाइज करवाओ, इमेजरी कराओ, या फिर जो है कि कोई म्यूजिक के साथ इस तरह। अच्छा ना, कुछ इंटर्निस्ट होती हैं ना, वेरी सॉरी टू से, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई समझने लग जाते हैं कि अभी हम अभी तो 8th सेमेस्टर जो है कि वो है, तो हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम सब कर सकते हैं। उसने उसकी हिस्ट्री से शुरू कर दिया। ठीक है, उसने बजाय इसके कि वो उस चीज को फॉलो करती, उसने हिस्ट्री दोबारा से लेना शुरू कर दी, वो उस 0 पॉइंट पे आ गया, अगेन वही उसका एलिवेट करना शुरू कर दिया, वही सारी चीजें। तो जितना काम मेरा हुआ था वो सब 0 हो गया, उसने अपने तरीके से उसको करना शुरू किया, बढ़ा दिया, और उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे जैसे बहुत केयरिंग जैसे होता है ना, फेस भी परेशान, पूरा फेस परेशान और कंसर्निंग बॉडी लैंग्वेज, यूं आगे झुक के, ओ ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो जो माँ बाप का क्या होगा, मतलब उस चीज को बिल्कुल ही ऑपोजिट उसमें करके, और इतना जो है कि वो स्पॉइल कर दिया सारी कंडीशन को। तो इस तरीके से क्या हुआ कि क्लाइंट जो है कि वो वापस अपनी उसी कंडीशन में, उसका कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ, उसका जो है कि किसी भी हवाले से जो है कि वो नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वजाहत करा सकते हो, एकदम से नहीं वो आएगा। उसको उस वक्त अपनी हॉबीज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको सिर्फ ये पता होता है कि वो टूट गया है, वो बिखर गया है, उसको सिर्फ ये नजर आ रहा होता है। सो आपने उनसे ये पूछना होता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आप उनसे ये पूछो कि उसको सोचने का मौका मिले कि क्या वाकई सब चीजें खत्म हो गई हैं, कुछ ऐसा नहीं है। देन आप उसको आहिस्ता आहिस्ता जो वो बोल रहे हैं उसी से लीड करो, एक्स्ट्रा कोई भी उसकी लेफ्ट राइट से क्वेश्चन मत डालो, जो वो बोल रहा है उसी में से उसको लीडिंग लेके चलो। ठीक है, तो देन आप उसको सेफ्टी के एस्पेक्ट से जो है कि एम्पैथी के थ्रू जो है, और उसकी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस कहीं से नहीं मिल रही है ऐसे क्लाइंट को। सो आप वहां पे एक्सेप्टेंस जो है कि उसको दोगे कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील योर पेन, वर्ड्स यूज करोगे, एक्सप्रेशन शो करोगे अपने उससे, और जो है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप उसकी तरफ झुक के उसके हैंड पे पैट करके, उसके हैंड के ऊपर हैंड रख के, और जो है कि उसको या फिर शोल्डर पे पैट करके, और या उसको हक करके आपको कि मैं आपके साथ हूँ। नो, दिस इज नॉट अ वे। ऐसे क्या होता है कि वो क्लाइंट जो कि अपनी उस कंडीशन के सैडनेस के साथ और ग्रीफ के साथ है, वो पक्का हो जाता है, उसका ये एलिमेंट पक्का हो जाता है, उसका बिहेवियर ये पक्का हो जाता है कि जब भी मुझे ऐसा होगा और जब मुझे कोई हक करेगा तो ही मैं उससे बाहर निकलूंगा।
बिल्कुल। और उस तरीके से जो है कि ये चीजें उस तरह से हो जाती, इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चा रो रहा होता है ना तो माँ अक्सर उसको उसी वक्त गले लगा लेती, तो बच्चा ये पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है कि जब मैं रोऊंगा तो माँ मुझे गले लगाएगी और मुझे वो चीज मिल जाएगी जो मैं चाहता हूँ। सो ये रॉन्ग पैटर्न्स हैं। तो कभी भी थेरेपिस्ट को जो है कि वो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए और अपना प्रोफेशनल जो उसका है वो उसको एम्पैथेटिक थ्रू वर्ड्स जो है कि वो शो करे, और अपने जेस्चर्स इस तरह से नहीं कि मतलब हैंड मूवमेंट से या उस तरह से नहीं, बल्कि वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो है कि वो दे सकता है, बट बहुत लाउड नहीं कि ओ मुझे बहुत दुख हुआ आपकी बात सुन के और ये सारा। क्योंकि अक्सर ऐसी बच्चियां कर रही होती हैं जो न्यूली जो है कि कह लें कि पास आउट भी नहीं होती या पास आउट हो भी चुकी होती, तो मुझे आपकी कहानी सुन के, एक्चुअली जो मैं वर्ड यूज करना चाह रही हूँ जो मैंने सुना हुआ है, आपकी कहानी सुन के बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हुआ है। और जो है कि फिर वो दूसरों के हवाले देना शुरू कर देती हूँ, हमारे मोहल्ले में भी ऐसा था, ये था, वो था, इस तरीके से उनके साथ भी यही हुआ और उसने ये, बस आप उसको लीड कर रहे हो, आप उसको ये बता रहे हो कि जो है कि और लोगों के साथ हुआ और उन्होंने अपने साथ ऐसे कर लिया, ये कर लिया, तो आप उसके अंदर एक थॉट प्रोवोक कर रहे हो कि अच्छा तुम भी ये काम कर सकते हो, बजाय इसके कि आप उसको उस कंडीशन से निकालो, आप उसको मजीद किसी और चीज में डालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब नहीं करना होता। तो रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन का मतलब भी यही है कि आपने क्लाइंट ने जो कुछ भी बताया है आप उसे एक्सेप्ट करो, आप उसको अंडरस्टैंड करो कि जो भी वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, बिकॉज वो गुजर रहा है उस कंडीशन से। एम्पैथाइज तो हम इसको नहीं कहेंगे कि ये तो बिल्कुल एम्पैथाइज करना जो है कि वो इट्स अ डिफरेंट वे। अगर आप उसको ये कह दो कि आपकी दर्द भरी कहानी सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ, तो वो कहानी तो नहीं सुना रहा, वो तो उस चीज से गुजर रहा है, उसके साथ हुआ है। तो अगर आप उसको कहोगे ना कहानी, तो वो माइंड में सबसे पहले कहेगा इसको मेरी बातें कहानी लग रही हैं। अक्सर आपने देखे है, ओके, अक्सर देखे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि माँ के साथ, जो मेरे माइंड से स्किप हो गया, एग्जाम्पल ही एकदम से स्किप हो गई है, अच्छा मुझे रिमाइंड करने दे, रिकॉल करने दे इसको। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर वो कह रहे होते हैं कि बहन भाइयों के साथ कह रहे हो कि मामा उसके साथ ज्यादा करती है या मेरे साथ नहीं कर रही होती, मुझे लिटरली भूल गई है, एग्जाम्पल ही मेरे माइंड से स्किप हो गई है, मैं वो उनका वर्ड पढ़ने बैठ गई, चले माइंड में आया तो मैं करूंगी। तो जो वो कह रहे होते हैं ना, उनको कंसीडर किया करो, रिस्पेक्ट दिया करो, उसे अंडरस्टैंड किया करें, ठीक है। जो फिर ऐसे एक ये तो सुसाइडल पेशेंट्स जो था कि वो एक बात आ गई तो मैंने उसमें बता दिया, लेकिन जितने भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे उनसे आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, उनको यस और नो वाले क्वेश्चन में नहीं उलझाना कि आपने हाँ या ना में जवाब देना है, इस तरह से तो वो बात ही कन्वे नहीं कर पाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है कि वो करने हैं। एग्जैक्टली हुमा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है कि वो करने के, जिसमें जो है कि वो डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दे सकें, आप उनको उसी तरह से लीड करते जाओगे, इनकरेज करते जाओगे, तो आपको डिटेल में जो है कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो भी आप क्वेश्चन करो वो क्लियर हो, डायरेक्ट हो, बहुत घुमा फिरा के जो है कि हम अक्सर ऐसे मतलब स्ट्रैटेजीज में होता है कि आप एक ही बात होती है लेकिन उसके थोड़े वर्ड्स चेंज कर देते हो, ठीक है, तो वो ठीक है, लेकिन जो भी आप वर्ड चेंज कर रहे हो उसका एक तरह का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, उसको बिल्कुल ही क्लाइंट को पता होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं, और केयरफुली जो है कि उसको सुने। या जैसे एक्टिव लिसनिंग है, जब पहले अभी हमने वो बात की कि क्लाइंट को लगे कि मेरी बात को सुन रहा है और समझ है, जो आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो ना, उससे वो पता चल रहा होता है कि क्लाइंट को वो समझ रहा होता है कि अच्छा ये मेरी बात को सुन रहा है। फिर देन आप पैराग्राफिंग करते हो कि जब आपने उससे एक बात पूछ ली फिर आप उससे कहते हैं अच्छा आपके कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो वो वहां पे भी उसको लगता है कि ये मुझे सुन रहा है, तो वो एक्टिव लिसनिंग जो है कि वो बहुत अच्छी जो है कि वो स्ट्रैटेजी होती है। और फिर उसके बाद जो क्लाइंट जो कुछ भी बता रहा है, जो भी सिम्टम्स बता रहा है, आपने उसी की वर्ड्स में लिखना है, ये नहीं कि हमारे तो डीएसएम में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ था, इसने ये वर्ड बोला तो मेरे डीएसएम में जो है कि वो ये लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है कहने का कि ये था, तो मैं वो डीएसएम वाला वर्ड लिखूंगी, वो तो प्रोफेशनल वर्ड है। ऐसा कभी मत कीजिएगा, प्रोफेशनल वर्ड्स बेशक होते हैं लेकिन क्लाइंट उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा है, वो जो अपनी जबान बोल रहा है ना, अपनी वर्ड्स जो यूज कर रहा है, आपने उसी में ही लिखना है। अल्टरनेटिवली तो वो शो तो यही कर रहा है ना। ओके ठीक है, तो ये आपने कुछ जर्नल पॉइंट्स जो हैं कि बिफोर गोइंग टू टेक केस हिस्ट्री, आपने ये पॉइंट जो है वो माइंड में रखने होते हैं। अच्छा बहुत जो है कि फिर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जब भी आप केस हिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो कुछ मेन पॉइंट्स जो है कि वो आते हैं, जो एक कह लो कि जर्नल फ्रेमवर्क जो है कि केस हिस्ट्री का होता है, उसको हम कंपोनेंट्स भी कह रहे हैं, उसको हम जर्नल फ्रेमवर्क भी कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग का। तो उसमें मजीद जो है कि हम
कुछ एरियाज को या कुछ डोमेन्स को ऐड करते हैं और उनके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन लेते हैं, और हम उसमें पर्सनल डाटा को लेते हैं, रेफरल रिसोर्सेज जो है कि वो देखते हैं, प्रेजेंटिंग और चीफ कंप्लेंट्स को देखते हैं, हिस्ट्री हम लेते हैं उन्हीं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की जिसको हम चीफ कंप्लेंट भी कह रहे हैं। और ओके साथ में जो है कि आप प्रीनेटल और बर्थ हिस्ट्री मैंने इसमें ऐड इसलिए की है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं कि वो ऐसे आते हैं कि जिनके साथ जो प्रॉब्लम शुरू हुआ होता है वो बचपन से शुरू हुआ होता है, ठीक है, और वो अभी 21 तक पहुंच गए हैं, 22 तक पहुंच गए हैं, या फिर जो है कि वो 30 को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके साथ वो इशू है और उनको जो है कि अर्ली स्टेजेस पे नहीं लाया गया और उनको लेट स्टेजेस पे लेकर आया गया है, तो अभी तक वो प्रॉब्लम उनके अंदर प्रिवेल कर रहा है। सो मैंने इसमें प्रीनेटल और बर्थ हिस्ट्री जो है कि वो ऐड की है, और इसमें कुछ और भी चीजें जो है कि वो ऐड की हुई हैं, लेकिन मैं जो है कि उसको इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, उसको हम सरसरी से जाएंगे क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड है, हम अपने अडल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। साइकेट्री मेडिकल हिस्ट्री है। अब जैसे डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है कि वो मैंने इसलिए इसमें पॉइंट रहने दिया है कि ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टटरिंग का क्लाइंट है, ठीक है, तो अमूमन जो है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पे तवज्जो नहीं देते कि बच्चा उनका क्लासरूम के टाइम में किसी टेंस एनवायरनमेंट में स्टटर कर रहा है, वो उस बात पे फोकस नहीं करते अनटिल अनलेस के चाइल्ड खुद जो है कि वो अडल्ट में या एडोलेसेंस में शिफ्ट होता है और वो रियलाइज करता है कि उसके साथ कुछ ऐसा इशू है कि जब भी वो किसी ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजरता है तो वो स्टटर करने लग जाता है, तो वो रियलाइज करता है कि मुझे इसके ऊपर काबू डालना है, मुझे कोप करना है इसको, ठीक है, तो उस हवाले से जो है कि फिर वो खुद आपके पास आता है। सो आपको उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेना जरूरी होती है कि क्या उसके साथ कोई स्पीच का, कोई हियरिंग का कुछ ऐसा इशू तो नहीं है। स्टटर सईद हमेशा इसको कहते हैं जो तो ना कह लें कि आपके अटक अटक के बोलते हैं, एकदम से टेंस सिचुएशन में लगता है गले के अंदर आवाज फंस गई है और इलाबोरेट लंबी आवाज हो जाती है, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि आई हैव डन तो कहेंगे आई 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 डन, ठीक है, तो वो लंबा जो है कि एक इस तरह से खींच देंगे, उनके गले के अंदर आवाज जो है कि वो जो लफ्ज होते हैं ना कि वो अटक जाते हैं। एक होता है तोतला, जिसे स्टैमरिंग कहते हैं, तोतला बोलना, और एक होता है हकला हकला के बोलना, जो हकला हकला के बोलना है उसको स्टटरिंग कहते हैं, ठीक, तो इसलिए जो है कि इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट रखा है यहाँ पे। फीडिंग एंड स्वेलिंग हिस्ट्री जो है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इस अडल्ट के अंदर, लेकिन मैंने वही बात कि जो बच्चे जो हैं कि अगर अभी तक अडल्ट या उसमें उनको स्पीच का इशू है तो उस हवाले से हम बहुत सुपरफिशली इस चीज को देखेंगे, स्पीच और लैंग्वेज और हेयरिंग हिस्ट्री हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे, फाइन और मोटर स्किल्स की, बिकॉज ये चीजें अगर आपके पास बचपन में बच्चे के साथ नहीं हो सका है और स्टिल एक अडल्ट के साथ ये इशू है और अब वो किसी और मतलब वो चेंज हो चुका है या ये चीजें परसिस्ट कर रही हैं, ये प्रॉब्लम उनके साथ परसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके और भी जो है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर चल रहा है, तो सो आपका फोकस इनके ऊपर भी होता है। तो मैंने इसमें ये चीजें रहने दी हैं, और लेकिन इसके अलावा जो हमने और मेन जो हमारा फोकस होगा जिन पॉइंट्स पे, इसको हम सुपर फीडिंग वाला है या स्पीच या हेयरिंग का है, इसको हम थोड़ा सुपरफिशली पढ़ेंगे, बस इतना कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वरना हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने न्यूरो डेवलपमेंटल जो हमारी फर्स्ट जो है इसकी इंटर्नशिप की सीरीज हुई है। लेकिन अगर आप में से कोई इसको अलग से समझना चाहेगा तो हमने उसको अलग से कर दूंगी कि क्लास में इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाएंगे। और फिर करंट न्यूरो वेजिटेटिव साइन एंड सिम्टम्स हैं। न्यूरो वेजिटेटिव जो है कि वेजिटेटिव जो है कि वो क्या होते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी स्लीप, आपकी प्लेजर, इन सब से इसका मतलब जो है कि वो ये होता है। तो हम इसको भी देखेंगे कि क्लाइंट जब हमारे पास अडल्ट आता है तो हमने उसकी एनर्जी और कंसंट्रेशन और इन चीज़ों के हवाले से हिस्ट्री किस तरह से ली जाएगी। फोरेंसिक हिस्ट्री लेते हैं, सब्सटेंस अब्यूज हिस्ट्री लेते हैं, सोशल हिस्ट्री लेते हैं, प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी को देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है कि उसमें, और सिस्टम रिव्यूज में। सिस्टम रिव्यू जो है कि बेसिकली पर्सन के फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर ही आता है, उसका मेडिकल से रिलेटेड होता है कि पर्सन के डिफरेंट जो है कि वो सिस्टम्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, जैसे उसका हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कि वो कैसे, क्योंकि देखिए जो पेशेंट आते हैं ना डिप्रेशन के, उनके वो हमेशा आके कहेंगे कि हमें ना तेजाबियत बहुत हो रही है, हमारे स्टमक बहुत प्रॉब्लम करता है,
तो जिस वक्त एक बच्चा फियर भी करता है या अडल्ट के अंदर भी खौफ आता है ना, तो सबसे पहले फील हो रहा होता है कि लोअर एब्डोमेन में कुछ हो रहा है या टमी के अंदर जो है कि बटरफ्लाइज लाइक कंडीशन हो रही होती है। ठीक, तो इसका डिप्रेशन एंजाइटी का ताल्लुक बहुत ज्यादा स्टमक से रिलेटेड होता है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, तो ये सारा जो है कि ये सिस्टम जो है कि उनका रिव्यू जो है कि वो इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लड को चेक करना, बीपी जो है कि वो करना, हम इसको आगे भी डिटेल में करेंगे, बट एक ओवरऑल जो है कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी जो है कि इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है इस प्रॉब्लम में जाने से पहले क्या कैसी पर्सनालिटी थी उसकी, वो किस तरीके से जो है कि वो रहता था या उसकी लाइफ किस तरह की थी। सोशल हिस्ट्री में उसका इंटरेक्शन फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनके साथ उसका इंटरेक्शन और इवन उसकी अपनी एडजस्टमेंट जो है कि वो किस तरह की है। सब्सटेंस एब्यूज हिस्ट्री है कि हम देखेंगे कि क्लाइंट जो है क्या वो किसी किस्म की एडिक्शन तो नहीं करता, कोई ड्रग्स तो नहीं यूज करता, स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल वगैरह तो नहीं यूज करता, अगर करता है तो किस हद तक करता है और वो उसकी क्या है। ठीक है, तो ये जो है कि हम कुछ डोमिनेंट इसमें पढ़ेंगे, इसमें करेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ 9-12 हो गए हैं, आगे पढ़ना चाहते हो पर्सनल डाटा हम कल से स्टार्ट करें या अभी हम आगे 9:30 तक क्लास ले सकती हूँ मैं? आप ये खुद मुझे बता दो तो मैं तो पढ़ाती जाऊंगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ जब तक मेरी आवाज नहीं बैठेगी। और लेकिन आप लोगों पे है कि आप कब तक सुनना चाहते हो। ठीक है, सईदा हमेशा आप ले लें क्लास में, प्लीज कंटिन्यू। राबिया भी कह रही है कल से आई हैव टू मेक, ओह हुमा ने रोटी बनानी है। हुमा गोल रोटी बनानी है। अब आधे लोग कह रहे हैं कल से और आधे लोग कह रहे हैं कि करवा दें। लाइबा भी कह रही है कल से, तहरीम जैसे आपको बेहतर लगे, इसमें हम एक परफेक्ट जबरदस्त। चलें फिर हम अफरोज तो ठीक है, अफरोज फिर कुछ बच्चे, आधे बच्चे कह रहे हैं करा दो, आधे बच्चे कह रहे हैं कल करा दे। मैं ऐसे काम करती हूँ कि पर्सनल डाटा को मैं आज करा देती हूँ, वो इतना बड़ा नहीं है, और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उनको हमने डिटेल से करना है, तो वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, चलें। पर्सनल डाटा जो है कि उसमें हम चाइल्ड या अडल्ट के नेम को हम एंटर करते हैं। नेम को एंटर करने का मकसद जो है कि वो सिर्फ ये होता है कि जब हम क्लाइंट से बात करते हैं ना तो हम उसका नाम ले सकें, और वो क्लाइंट्स जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, ठीक है, और जिनको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा फियर होता है, तो जब आप उनको नाम से पुकारते हो ना तो उनकी दिल की धड़कन वैसे ही बड़ी तेज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट को जो है कि नाम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको नाम से पुकारो, मिस्टर करके या मिस करके उनको पुकारो, ताकि उनकी जो है कि सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस जो है अपने से रिगार्डिंग बढ़ते रहे। जब आप उन्हें हर दफा इस तरह से बुलाओगे उनके नाम से तो वो फेमिलियर होना शुरू हो जाएंगे, उनका वो फियर खत्म हो जाएगा। मैं आपको अपना एक जो है कि बताती हूँ, मैं बहुत शाय स्टूडेंट हुआ करती थी जब तक जो है कि मैं 8th क्लास तक थी। तो अगर कोई टीचर मेरा नाम भी लेता था ना तो सबसे पहले मुझे लगता था कि बस मेरा दिल जो है ना कि वो बाहर ही आ जाना है, इतनी जोर जोर से धड़कता था। बट मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, क्वाइट थी। बैक बेंचर्स जिस तरह से होते हैं ना कि बस, हालांकि मैं बैक बैठती नहीं थी, मैं बैठती मिड में थी या फ्रंट पे बैठती थी, बट मैं इतनी कहने के लाउड किस्म की स्टूडेंट नहीं थी कि जो टीचर पढ़ाती थी मुझे आता सारा होता था, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होता था। और क्लास पार्टिसिपेशन मेरी कम हुआ करती थी कि मैं शाय थी, मैं हाथ खड़ा करने से बहुत वो होता था मुझे, या बताने से बड़ा मैं शाय करती थी। मैं अपने साथ बैठी हुई लड़की को तो आंसर बता देती थी, लेकिन मैं टीचर को नहीं बता पाती थी। हमारा ठीक है, टैग कर लो। सही। तो इस तरह का मैं, जब भी मेरी कोई टीचर जो है कि नाम लिया करती थी ना तो मेरा सीरियसली ऐसे होता था कि बस मेरी टांगे कांप रही हैं, मेरा दिल धड़क रहा है कि अब ये मुझसे क्या करूं, और मेरी आवाज अटक जाया करती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। अगर मैं बोलने की कोशिश भी करती थी ना तो मुझे लगता था कि बस मेरे ना गला बिल्कुल खुश्क हो गया, मेरा इसमें से हो नहीं पा रहा। तो इस तरह से जो है कि मेरे साथ होता था, बट मैंने इसको ओवरकम किया था जब मैं मैट्रिक में गई थी और मैं कराची में, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, उनकी पोस्टिंग कराची हुई। तो जब हम लोग कराची बेस में थे, मलीर बेस पे, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया और फिर मैंने साथ जो है कि वो को एजुकेशन था। तो वहाँ मुझे लगा कि अब तो मेरी बहुत इंसल्ट हुआ करेगी, तो मुझे अपनी इस कंडीशन को कोप अप करना, मैंने मिरर के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया।
और फिर मैं इस तरीके से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि सामने सारी क्लास बैठी हुई है और मैं बोल रही हूँ, और कोई भी टीचर जो है कि अगर मेरा नाम लो, मैं इंटेंशनली अपना नाम लेती थी और अपने बहन भाइयों से कहा करती थी। मेरी बहन जो थी, मेरी जो बड़ी बहन थी, वो टीचर थी उस वक्त, वो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स थी, तो इंग्लिश पढ़ाया करती। मैं उनसे कहा करती थी आप जैसे अपने स्टूडेंट्स को बुलाती हैं ना, आप मुझे ऐसे ही ना मुझे बुलाया करें। तो वो उनका रोब भी बड़ा, आज तक उनका रोब है। उसे हम बटालियन कमांडर भी है कि मेरे भाई जो माशाल्लाह से आर्मी में बड़े वाला कर्नल है, तो वो उसको बटालियन कमांडर ही कहा करता था बाजी को। तो वो शुरू ही से बटालियन कमांडर जो है कि वो मशहूर थी हमारे घर में। तो वो जिस तरीके से बुलाती थी ना इनिशियली, तो वाकई में उस कंडीशन से गुजरती गई। जी, ओपन एंडेड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है कि सुसाइडल क्लाइंट से नहीं करने हैं। ओवरऑल जितने भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे ना, उनके साथ आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने ऊपर ये स्ट्रैटेजीज जो है कि खुद से आजमाना शुरू की, और क्लास में भी जो है कि मैं अपनी जो क्लास फेलोज होती थी उनके साथ भी ब्रेक में या डिफरेंट उसमें, जैसे छुट्टी हो जानी हमारी बस के आने तक, जो है कि मैंने क्लास में बोर्ड पे जाके खड़े हो जाना और मैंने इनसे कहना कि अच्छा तुम मेरा नाम बुलाओ। और मैंने इस तरीके से अपने उस फियर को ख़त्म किया कि मैंने फिमिलर किया उन वॉइसेस के साथ अपने नेम को, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता शुरू हुआ। फिर तो मैं तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर गई, तो उसमें स्पीचेस में भी, नात कंपटीशन में भी, हर शय में जो है कि मैं आगे निकलना शुरू हो गई, ठीक है। तो क्लाइंट का नेम जो है कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनकी कॉन्फिडेंस को या उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने के लिए आप यूज करते हो। फोन नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर आपने क्लाइंट के साथ सेशन जो है कि वो डिटेल शेयर करनी है, तो आप उनके साथ जो है कि फोन पे शेयर कर सकते हैं उनको नेक्स्ट सेशन के हवाले से। या अगर आपने अपना जो है, आप किसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ इवेंट हो गया, कि हर एक की जिंदगी में होते रहते हैं, तो आपने उनको इन्फॉर्म करना है, तो थ्रू टेलीफोन जो है कि आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि उनका सेशन आज का कैंसिल हो गया या उसको दूसरे दिन जो है कि वो रख दिया गया है, तो ड्यू टू सम रीजंस। और अगर क्लाइंट का जो है कि फोन नंबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो आपके लिए भी है और क्लाइंट के लिए भी है। क्लाइंट अगर किसी वजह से किसी जगह मसरूफ हो गया या कहीं पे अटक गया या कुछ हो गया, तो वो आपको इन्फॉर्म कर सके, ठीक है। तो दोनों के लिए टेलीफोन नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और इमरजेंसी नंबर जरूर लिया करें। इमरजेंसी नंबर इम्पोर्टेंट होता है कि समटाइम वो नंबर जो दिया हुआ होता है वो काम नहीं कर रहा होता, तो एक इमरजेंसी नंबर जो है कि वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। मदर्स का नेम, फादर नेम, ये ऑप्शनल होता है। हमें उनके मदर या फादर के नेम से जो है कितना हर्ष नहीं होता, बट ऑप्शनली जो है कि वह उनकी एज मैटर इसलिए करती है कि समटाइम हमारे पास जो क्लाइंट आया होता है वो प्रीमेच्योर है, ठीक है, या फिर जो है कि वो अगर फुल जो है कि उसकी फुल टर्म उसकी बर्थ है, तो क्या मदर की और उसके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस से चलता आ रहा है, तो मदर और फादर जो है कि वो एज क्या है उनकी, अभी वो करंटली किस स्टेज से गुजर रहे हैं, और जब उनकी शादी हुई थी तो क्या छोटी उम्र में हुई थी या बहुत जो है कि आफ्टर 40s जो है कि उनकी शादी हुई थी। मतलब इस तरह से जो है कि जो लेट होती है मैरिज वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, या फिर जो है कि जो अर्ली मैरिजेस होती हैं उनकी वजह से इश्यूज हैं। तो सो एज पेरेंट्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए, किसने रेफर किया है ये होता है, लिखना चाहिए। फोन नंबर जिसने रेफर किया है उसका इंपॉर्टेंट है, उसका जो है कि एड्रेस जो है कि वो इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ किस हॉस्पिटल से जो है कि वो आया या किसके क्लिनिक से जो है वो है। ब्रदर एंड सिस्टर जो है कि इसका भी मतलब नेम्स ऑप्शनल है, नेम्स इतने जरूरी नहीं है, बट वो कितने सिबलिंग्स हैं उसके, और उसका क्या बर्थ ऑर्डर जो है कि उसका अपना कहाँ पे क्या है, उसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी एज इंपॉर्टेंट है, उसका अपना एड्रेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्लाइंट्स जो है कि जो पहले भी हुआ करते थे, अभी बहुत सारे एरिया तो बिल्कुल ही सब कुछ जो है कि ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पहले जो है कि ऐसा हुआ करता था कि कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर क्लाइंट से रिलेटेड है तो उसको टीसीएस कर दिया जाता था उनके घर को, या फिर कोई और इम्पोर्टेंट जो है कि चीज अगर क्लाइंट से रिलेटेड पहुंचानी होती थी तो वो इस तरीके से जो है कि टीसीएस के थ्रू हुआ जाता था। तो अब वो एड्रेस जो है कि अब तो जीमेल आ गया, तो अब थ्रू जीमेल जो है कि वो सेशन की जो है कि वो सब कह लें कि डिटेल्स शेयर की जा सकती है, रिपोर्ट्स जो है असेसमेंट की वो शेयर की जा सकती हैं, या फिर जो है कि आप एक समरी जो है कि अगर आपके क्लाइंट चाह रहा है कि हमें समरी चाहिए कि जो स्कूल में बच्चों के देनी है, या फिर जो है कि अडल्ट चाह रहा है कि मुझे अपनी कंपनी में अपने बॉस को, ऑनर को जो है कि ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो उसके लिए जो है कि आपके लिए जीमेल जरूरी है। सिटी इंपॉर्टेंट होता है कि किस सिटी से बिलोंग कर रहा है। अब लार्ज सिटी या फिर स्मॉल सिटी जो होते हैं, बिग सिटीज हैं या फिर स्मॉल सिटीज हैं, इसका भी काफी फर्क पड़ता है।
और मदर्स की ऑक्यूपेशन क्या है, फादर की ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन जो है कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता चले कि फाइनेंशियली जो है कि ये कितने स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कितना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और अडल्ट जो है वो किस जो है कि इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है कि उससे बड़ा ही अच्छा मतलब कह लें कि उससे बड़ा फर्क पड़ता है हिस्ट्री लेने में। उसकी अपब्रिंगिंग पे ये बहुत चीजें जो है कि असरअंदाज होती हैं। और सेल फोन जो है कि वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो जिस तरह से मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है कि वो एक शेयर करने के लिए जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आज मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को हम कल करेंगे, उसको थोड़ा मैं डिटेल के साथ कराऊंगी। लिहाजा आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जिसने अब खाना बनाना है वो खाना बनाए, जिसने खाना है वो मजे से खाए, जिसने सोना है वो साउंड स्लीप ले, और जिसने वॉक करने जाना है वो एक हेल्दी वॉक करे। जिसने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी है वो जरूर ऐसी बातें उनके साथ शेयर करें जो आज तक वो कर नहीं पाया और चाहता है कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे। एक उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, जिसने अपनी सिस्टर को नाराज किया है उसको राजी करना है तो बहुत अच्छे कोई गिफ्ट दे दे। कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से जाके बाय करो, घर में जो है कि खाना बना के भी दिया जा सकता है। कोई बात नहीं रुखसाना, इट्स ओके, ऐसी सब चीजें हो जाया करती हैं। इट्स सब मैटर क्या, हम इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, सो जिसके साथ जो है कि जो उसने अपने आज के लिए सेट किया क्राइटेरिया वो जरूर जाए। और मेरा भी है कि मैं अपनी क्लास के बाद भी अपने बच्चों को देखूंगी और अपनी बेटी को देखूंगी जो कई बार आके मुझे इशारे करके गई है। तो मैं अब अपने बच्चों को टाइम दूंगी। आप लोग भी अपने अपने जिनके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आप टाइम स्पेंड करें, और अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करें और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। सो इंशाल्लाह कल हम जो है कि देखेंगे, कल हम मिलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू खौला। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज अल्लाह तहरीम, हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज रबिया, फायजा, अल्लाह हाफिज। अहमद आपने ये क्या लगाया, इसको तो देख के डर लग रहा है। मैम चेंज कर देता हूँ मैं। कोई प्लेजेंट सा रखें, इसको देख के तो वो नहीं जलाली और वो अजीब से शैतान और इस तरह से नहीं डेंजरस। नहीं मैम, ये शायद आपने सुना हुआ एक सीजन है पनिशर, ये वो उसका साइन है। किसका साइन है? पनिशर, पनिशर पनिशर। हाँ जी, वो ओके उसका, ये उसका साइन। ओके। आपको पामिस्ट्री पसंद है? इतनी नहीं है लेकिन बस सुना है, मुझे जिस इतनी पसंद। अच्छा, नो इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी लगाना चाहो, मैं उस पे नहीं कह रही हूँ। बट वो एक होता है ना कि किसी चीज को देख के एकदम से, एक तो ये रेड कलर वैसे ही डेंजरस था, और वो जो खंभों के ऊपर लगा होता है डेंजरस वाला साइन। वो नहीं पसंद। मैम रेड कलर पसंद है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई चीज वो हो के जो समझ में आ रही है, मुझे एक अच्छा लग रहा, तो वो इसकी हिस्ट्री थोड़ी पता थी तो इसलिए पसंद था, तो लगा दी। ठीक है, इट्स अप टू यू। रेड लगाना तो रेड फ्लावर्स लगा दें। वो जो आजकल एक गाना भी आ रहा है, फूलों का बादशाह, गुलाब है फूलों का बादशाह, उसको लगा दें। बट इट्स अप टू यू। ठीक हो गया, सही हो। ओके ओके, टेक केयर। ओके ओके, मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।